हेलो दोस्तों, BMS नोट सिंप्लीफाइड में आप सभी का एक और बार स्वागत है। और आप अगर यहाँ पर नए हैं तो मेरा नाम डॉक्टर अपूर्वा है और इस चैनल पर हम BMS सिलेबस से रिलेटेड नोट्स बनाने की कोशिश करते हैं सिंपल टर्म्स में, जिससे कि आपको एग्ज़ाम के पहले पढ़ाई करके जाने में आसानी हो। तो ये वीडियो जो है ये पहले के वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है। चिकित्सा स्थान हमने शुरू किया है, उसमें हम रसायन अध्याय देख रहे थे। तो रसायन अध्याय में प्रथम ब्रह्म रसायन, द्वितीय ब्रह्म रसायन और ब्रह्म रसायन से लाभ, ये टॉपिक्स हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। और इसके पहले के पार्ट का भी लिंक मैं यहाँ पे आपको आई बटन में दे दूँगी, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। इसके पहले हमने सूत्र स्थान के 4 अध्याय कवर किए हैं, वो वीडियोस भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, चैनल पे भी आसानी से मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये ऑडियो वीडियो नोट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपके कोई रिक्वेस्ट्स हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए तो वो भी मुझे आप चैट कमेंट्स के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी उसके ऊपर जल्द से जल्द वीडियोस बना सकूँ। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो में क्या है। तो जैसा कि पहले के वीडियो में मैंने कहा था, हम ये अभय आमल की पाठ देख रहे हैं। तो अभय और आमल की इन दोनों के सबसे पहले गुण हमें देखने होंगे, उसके बाद ही हम इनसे जो रसायन बनते हैं, जो योग बनते हैं, उनको हम समझ पाएंगे। तो अभय आने की सबसे पहले हम हरितकी के गुण क्या है वो देख लेते हैं। तो इसके ऊपर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा आपको लर्न करने की ज़रूरत है। तो हरितकी के गुणों में ये है कि सबसे पहले इसमें 5 रस है, लवण रस छोड़कर इसमें बाकी सभी 5 रस है। तो मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त और कषाय, ये 5 रस हरितकी में है। इसके ऊपर MCQ आ जाता है कि कितने रस हैं और कौन से हैं। तो ऑप्शंस में से लवण रस आपको देखकर आपको वो हटाना है, तो उस तरह से ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको। इसके बाद जो हरितकी होती है वो वीर्य में उष्ण होती है, कल्याणप्रद कही गई है, लोगों का कल्याण करती है रोगों में, दोषों का अनुलोमन करती है, लघु है, दीपन है, पाचन है, सुखायुदायक है, यानी आयु सुखपूर्वक बीतती है इससे, पुष्टिकारक है, ये पुष्टि प्रदान करती है, वयस्थापक है, अनुपान भेद से सभी रोगों को ये शांत करती है, और बुद्धि और इंद्रियों को हमारे ये बल देती है। तो ये सब हरितकी के गुण हैं। ऐसा कहते हैं कि हरितकी से भी पुरुष जो है वो हमेशा रोग भय रहित रहता है और हमेशा सुस्वास्थ्य संपन्न रहता है, अच्छे स्वास्थ्य का लाभ उसे हमेशा होता है। अब जरा और व्याधि को जो नष्ट करने वाली औषधियाँ होती हैं उन्हें हम रसायन कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट MCQ है, यहाँ पर ब्लैंक आ जाता है कि उन्हें क्या कहते हैं। तो जरा और व्याधि को जो नष्ट करने वाली दवाइयाँ औषधियाँ होती हैं उन्हें हम रसायन कहते हैं। तो हरितकी और आंवला ये दोनों ही रसायनों में सबसे श्रेष्ठ कहे गए हैं, और इसीलिए रसायनाधिकार की जो शुरुआत है वो इन्हीं 2 द्रव्यों से की गई है। लेकिन इनमें भी हरितकी सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ रोगनाशक है और रसायन भी है, इसलिए इसका वर्णन सबसे पहले किया गया है। आंवला भी सर्वश्रेष्ठ रसायन है, लेकिन ये रोगनाशक इतना अच्छा नहीं है जितना कि ये रसायन अच्छा है। लेकिन हरितकी दोनों ही है, वो अच्छा रोगनाशक भी है और अच्छा रसायन भी है, इसीलिए हरितकी का वर्णन जो है वो उससे भी पहले किया गया है। अब हरितकी को अतिसार नाशक कहा गया है, लेकिन एक्चुअली ये रेचक है। तो हरितकी जो है वो रेचक है, लेकिन इसको अगर हम उबाल कर प्रयोग करते हैं तो ये अतिसार और ग्रहणी जैसे रोगों को ये दूर करती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये अगर रेचक है तो फिर इसे कैसे अतिसार में हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसे अगर हम खाली यूज़ करें तो ये रेचक है, लेकिन ये अगर उबाल कर प्रयोग की जाए तो इसको अतिसार और ग्रहणी को ट्रीट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हरितकी सेवन के अयोग्य व्यक्ति कौन है, यानी किन व्यक्तियों को हरितकी का सेवन नहीं करना चाहिए। ये भी MCQs में आ जाता है और 2 मार्क्स के लिए भी आता है। तो ये चारों पॉइंट्स आपको लिखने होंगे। तो जिसे अजीर्ण हुआ है, जो रुक्ष भोजन करने वाले लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा मैथुन, मदिरापान या विष सेवन करते हैं, इन सब वजहों से जिनका शरीर कृश हो गया है, दुबला हो गया है, और जिन्हें भूख, प्यास और गर्मी इन सब की पीड़ा हुई है, जो भूख और प्यास और गर्मी से पीड़ित हैं, ऐसे लोग जो हैं इनको हरितकी सेवन वर्ज्य कहा गया है। ऐसे लोगों को हरितकी सेवन नहीं करना है। तो कौन आते हैं इनमें? जिन्हें अजीर्ण हुआ है, जो रुक्ष भोजन करने वाले हैं, जो बहुत ज़्यादा मैथुन, मदिरापान और विष सेवन वगैरह करने से जिनका शरीर बहुत ज़्यादा कृश हो गया है, दुर्बल हो गया है, और जो भूख, प्यास और गर्मी से पीड़ित हो गए हैं, तो ऐसे लोगों को हरितकी सेवन वर्ज्य कहा गया है। तो अब हम आंवले के गुण कर्म क्या है वो देख लेते हैं। तो आंवला यानी कि आमल की जो है, इसके भी गुण हरितकी के समान ही हैं, एकदम सिमिलर गुण हैं, लेकिन इसका वीर्य अलग है। तो हरितकी जो है वो वीर्य में उष्ण है और आंवला जो है वो वीर्य में शीत है, यानी ये विपरीत वीर्य है। तो हरितकी के विपरीत इसका वीर्य है। हरितकी जबकि उष्ण वीर्य है, आंवला जो है वो शीत वीर्य है।
तो ये भी 2 मार्क्स के लिए आ जाता है, एमसीक्यू के लिए आ जाता है। कंफ्यूजिंग हो जाता है हरितकी का वीर्य क्या है और आमलकी का क्या है, तो इस पे एमसीक्यूज़ बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, तो ये थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये कहा गया है कि औषधियाँ प्राप्त करने के लिए जो सबसे उत्तम स्थान है वो है हिमालय पर्वत। तो आजकल तो खैर हर शहर में, हर जगह में आयुर्वेदिक मेडिसिन मिलते हैं, दवाइयाँ मिलती है, द्रव्य मिलते हैं, लेकिन ये पहले के हिसाब से उन्होंने ये लिखा गया है संहिता में कि हिमालय पर्वत पे जो उगती हैं दवाइयाँ, जो औषधियाँ वहाँ पर, वहाँ की हवा में, वहाँ के पानी में, वहाँ की ज़मीन में जो बनती है, पैदा होती है, वो सबसे श्रेष्ठ मानी गई है औषधि निर्माण के लिए। अब इसके बाद प्रथम ब्राह्म रसायन की निर्माण विधि हम देखेंगे। ये काफ़ी थोड़ा डिटेल में है, इसलिए इसको 2-3 स्लाइड्स में हमको कवर करना पड़ेगा। तो किस तरह से ये बनाया जाता है, ये SAQ के लिए भी पूछते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए भी आ जाता है, 15 मार्क्स के लिए भी आ जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रथम और द्वितीय दोनों ब्राह्म रसायन आपको अच्छे से लर्न करने की ज़रूरत है। तो देखते हैं इसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है। तो 5 पंचमूलों को 10-10 पल लेना है, यानी कि हर एक पंचमूल जो है उसको 10 पल लेना है। तो 5 पंचमूल क्या होता है? पंचमूल है, इनमें 5 द्रव्य आते हैं। अब 5 तरह के अलग अलग पंचमूल हैं, तो इनमें आता है लघु पंचमूल, बृहद पंचमूल, पुनर्नवादी पंचमूल, जीवनीय पंचमूल और तृण पंचमूल। ये 5 पंचमूल है। तो इन पाँचों में से हर एक पंचमूल को हमको 10 पल लेना है। तो पंचमूल में 5 द्रव्य है, अब हर पंचमूल को 10 पल लेना है। इसका मतलब क्या है? उसमें से हर एक द्रव्य को हमको 2-2 पल लेना है। तो 5 × 2 = 10। तो उस हिसाब से आपको हर द्रव्य को जो इस पंचमूल में आता है उसको आपको 2-2 पल लेना है। और हरितकी का फल जो है वो 1000 लेने हैं, 1000 हरितकी के फल लेने हैं और 3000 नए आंवले लेने हैं। अब इन सभी पंचमूल औषधियों को, द्रव्यों को आपको 10 गुना जल में उसका क्वाथ बनाना है, यानी 10 पल हमने हर पंचमूल लिया है, 10-10 पल, तो उसको 10 टाइम्स जल में आपको 10 गुना जल में उसका क्वाथ बनाना है और इतना उबालना है कि उसका दशमांश यानी कि 1/10 शेष रह जाए। तो दशमांश जब बच जाएगा उसके बाद उस क्वाथ को आपको छान लेना है। तो क्या करना है आपको, सारे पंचमूलों को आपको 10-10 पल लेना है। तो उसमें से हर एक द्रव्य आप 2-2 पल लेंगे तो वो सारे अपने आप 10-10 पल हो जाएंगे। उसके बाद आपको हरितकी का फल 1000 लेना है और नए आंवले 3000 लेना है। इन सभी औषधियों को आपको 10 गुना जल में इसका क्वाथ बनाना है और एक दशमांश शेष रहने तक आपको उसको उबालते रहना है। इसके बाद आपको उसको छान लेना है। उसमें फिर आपको 1000 हरितकी और 3000 आंवले मिलाने हैं। किस तरह मिलाने हैं? 1000 हरितकी के फल और आंवले के फलों को आपको उबालना है, उबालकर उसकी गुठली अलग कर लेनी है। तो गुठली अलग करेंगे, इसके बाद उसको कपड़े से मल कर उसकी जो लुगदी, जो उसका पल्प है वो आपको अलग कर लेना है। और अब वो जो पल्प है, जो लुगदी है, उसको इस पहले के पंचमूल के क्वाथ में आपको मिला देना है और उसके बाद उसको आग पर पकाना है। तो सभी पंचमूलों को आप 10-10 पल ले लीजिए, 5 पंचमूलों को, और उनका एक 10 गुना जल में आप एक काढ़ा बनाइए, क्वाथ बनाइए। उसका 1/10 यानी दशमांश शेष रहने तक आपको उबालते रहना है। उसके बाद आपने उसको छान लेना है। इसके बाद आपने उसमें 1000 हरितकी के फल और 3000 आंवले उबाल कर मिलाने हैं। उबाल कर क्या करना है कि उनकी गुठली अलग कर लेनी है और कपड़े से मल कर उनका पल्प यानी कि लुगदी अलग कर लेनी है। इसके बाद ये लुगदी यानी कि पल्प और वो जो पहले का क्वाथ हमने बनाया था वो, इन दोनों को मिला लेना है और फिर आग पर चढ़ाकर आपने उसको पकाना है। अब इसके आगे की विधि अगले स्लाइड में हम देखेंगे। अब वो पंचमूल का काढ़ा और लुगदी जब आपकी पकने लग जाए तो उसमें आपको इन 14 द्रव्यों को मिलाना है। तो ये 14 द्रव्य कौन से हैं? इसमें आता है मंडूक पर्णी, मुस्ता, मुलेठी, फिर है पीपर प्लव, इसके बाद है विडंग और वचा, उसके बाद है लाल चंदन, अगरू और हरिद्रा, इसके बाद आता है शंखपुष्पी, कनक, एला और त्वक यानी छोटी इलायची और दालचीनी। तो ये 14 द्रव्यों को क्या करना है आपको, 4 पल इनका कपड़छन चूर्ण करना है और उसका प्रक्षेप आपको वो लुगदी और काढ़ा जो आपने पकाया है उसमें आपको उसका प्रक्षेप छोड़ना है। तो 4 पल कपड़छन चूर्ण करना है और उसमें छोड़ना है। फिर इसमें आपको 1100 पल मिश्री मिला देनी है। इसमें फिर आपको तिल तेल और गोघृत मिलाना है। कितना मिलाना है? टोटल 5 आढ़क मिलाना है। तो तिल तेल आपको 2 आढ़क मिलाना है और गोघृत आपको 3 आढ़क मिलाना है। इसके बाद इसको एक तांबे की कढ़ाई में आपको मंद अग्नि पर धीरे 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 इसको पकाना है। तो तांबे की कढ़ाई का सिग्निफिकेंस काफ़ी बताया गया है यहाँ पे, उसी में पकाना है आपको। और जब पक जाए तब इसको उतार लेना है आपने और फिर ठंडा होने के बाद आपने इसमें मधु मिलाना है। याद रखिए मधु कभी भी गर्म में नहीं मिलाते हैं।
तो इसलिए ठंडा होने पर आपको इसमें मधु मिलाना है। कितना मिलाना है? जितना स्नेह हमने लिया है, जो तिल और गोघृत लिया है, उसका आधा आपको मधु मिलाना है। तो हमने 5 अढ़क तिल तेल और गोघृत लिया है, तो 2.5 अढ़क आपने मधु मिलाना है। तो ये सब मिला लेना है आपने। तो शॉर्ट में यहाँ पर एक प्रोसीजर मैंने यहाँ पे बता दी है कि क्या करना है आपको। 5 पंचमूल को आपको 10-10 पल लेना है, हर पंचमूल को 10 पल लेना है। इसके बाद 10 गुना जल में इसका आपने क्वाथ कर लेना है और 1/10 शेष रहने तक, दशमांश शेष रहने तक आपने इसको उबालना है। तो 10 का आंकड़ा है हर जगह पे, याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। दशमांश शेष रहने तक आपने ये काढ़ा उबालना है। इसके बाद आपने 1000 अरहर के फल और 3000 आंवले के फल आपने लुगदी अलग करके इसमें मिलाने हैं। और फिर ये क्वाथ और लुगदी आपने पकाते रहना है, धीरे धीरे करके पकाना है। जब पक जाए तो उन 14 द्रव्यों का चूर्ण आपने इसमें मिला देना है। हर द्रव्य को आपने 4 पल कपड़चन चूर्ण करके मिलाना है। इसके बाद आपने 1100 पल मिश्री मिलानी है, 2 अढ़क तिल तेल और 3 अढ़क गोघृत मिलाना है, मिलाकर हो गया 5 अढ़क। और फिर ताम्र की कढ़ाई में आपने इसको धीरे धीरे करके मंदाग्नि पर पकाना है। और जब पक जाए तो इसे उतार कर आपने इसे ठंडा कर लेना है। और फिर ठंडा करने पर जितना स्नेह मिलाया था हमने, 5 अढ़क स्नेह मिलाया था, तो उसका आधा यानी कि 2.5 अढ़क मधु आपने ये ठंडा हो जाने पर इसमें मिलाना है। तो ये शॉर्ट में पूरा प्रोसीजर मैंने यहाँ बता दिया है। आप ये थोड़ा सा देख के लर्न कर लेंगे तो काफ़ी आसानी हो जाएगी आपको लिखने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं द्वितीय ब्राह्म रसायन। तो ये भी इसी तरह से नेक्स्ट स्लाइड पे कंटिन्यू होगा, इस पे नहीं आ सकता है। तो द्वितीय ब्राह्म रसायन भी SAQ LAQ 15 मार्क्स के लिए आ जाता है। इसमें आपको क्या लेना है? इसमें आपको एकदम उत्तम आंवले लेने हैं 1000। तो आंवले के फल आपको लेने हैं 1000 और उसको आपको दूध के बाष्प से स्वेदन कराना है, यानी कि दूध की भाप देनी है उसको और उस भाप से आपको उसमें आपको स्वेदन कराना है। स्वेदन हो जाने के बाद आपने उसकी गुठली निकाल लेनी है और फिर गुठली निकालने के बाद जो आंवले का गुद्दा है यानी कि पल्प है, उसको आपको छाया में सुखाकर आपने उसका चूर्ण बना लेना है। अब इस चूर्ण को आपने 1000 आंवले के स्वरस की ही भावना देनी है। तो 1000 आंवले के फलों को पहले आपने दूध का भाप देकर उबाल लिया, उसका गुठली अलग कर ली, उसका पल्प अलग कर लिया, लुगदी अलग निकाल ली, फिर छाया में सुखाकर उसका चूर्ण बना लिया और फिर इस चूर्ण को आपने 1000 आंवले के स्वरस से ही भावना दे दी। अब उस आंवले के चूर्ण को जो आपने आंवले के स्वरस से भावना दे दी, उसके बाद आपने इसमें ये 22 औषधियाँ कपड़चन चूर्ण करके मिलानी है। तो कौन सी 22 औषधियाँ हैं ये देखते हैं। सबसे पहले आएगा इसमें जीवंती, इसके बाद है मालती, गुलाब, जूही और महुआ। इन चारों के फूल मिला देने आपको, मालती, गुलाब, जूही और महुआ। इसके बाद लाल चंदन, लाल कमल, नील कमल, काला आगर। ये कलर्स 4 आप याद रखने के लिए आसानी होगी, इसलिए मैंने एक साथ ग्रुप करके दिया है यहाँ पर और फूलों को चारों को एक साथ रख दिया है। तो जीवंती, मालती, गुलाब, जूही, महुआ, लाल चंदन, लाल कमल, नील कमल, काला आगर। इसके बाद है पुनर्नवा और पीपर, दोनों प से शुरू होते हैं। फिर है शतावरी और शंख पुष्पी, श से शुरू होते हैं। फिर म वाले वर्ड्स है मंडुक पर्णी, मुलेठी और मीठावच। इसके बाद है गुरुच और केवाच बीज। फिर आता है नागबला और ब्रह्मस्वर चला, सारबन और विडंग। तो ये 22 औषधियों को आपको समभाग कपड़चन चूर्ण कर लेना है। और ये चूर्ण कितना होना चाहिए? ये चूर्ण आंवले के चूर्ण से 1 अष्टमांश यानी कि 1/8 होना चाहिए। इसको आपने आंवले के चूर्ण में मिला देना है और फिर इस चूर्ण को 1000 गंगेरन के स्वरस की भावना देनी है। 1000 गंगेरन के स्वरस की भावना देनी है। उसके बाद इसको छाया में सुखा देना है। इसके बाद इन सभी चूर्ण के द्विगुण मात्रा में यानी डबल आपको गोघृत या फिर गोघृत और मधु मिलाकर डबल क्वांटिटी में आपको लेना है। उसको आपने घृत भावित मिट्टी के घड़े में रख देना है और उसका मुंह बंद कर देना है। तो घृत की भावना एक मिट्टी के घड़े को देनी है, उसमें इस चूर्ण को भर देना है और फिर उसका मुंह बंद कर देना है। मैंने यहाँ साइड में एक फिगर बनाकर दिखाने की कोशिश की है किस तरह से इसको करना है, शायद समझने में आसानी हो जाए आपको। फिर घृत भावित मिट्टी के घड़े में रखकर उसका मुंह आपने बंद कर दिया। इसके बाद आपको भूमि में गड्ढा खोदना है, उस गड्ढे में आपने राख पूरी तरह से भर देनी है। उस राख में ही इस घड़े को रख देना है और घड़े के चारों ओर भी अच्छी तरह से राख बिछा देनी है आपको। और घड़े के मुंह के ऊपर भी आपको कम से कम 8 अंगुल राख रखनी है। तो मुंह तो ढका हुआ है इसलिए वो अंदर नहीं जाएगी राख, तो उसके ऊपर भी 8 अंगुल राख आपने रखनी है और 15 दिन इसी तरह इसको भूमि में रखे रहना है। जब 15 दिन के बाद आप बाहर निकालें, उसके बाद उसमें आपने इन 5 द्रव्यों का चूर्ण मिलाना है। कौन से 5 द्रव्य हैं? स्वर्ण, रजत, ताम्र, प्रवाल और लौह। इनका चूर्ण मिलाना है, भस्म नहीं है, चूर्ण मिलाना है। और इन सब चूर्ण को 1 अष्टमांश भाग में आपको मिलाना है।
तो सब 15 दिन बाद बाहर निकालने के बाद इन 5 के चूर्ण को आप उसमें 1 अष्टमांश मिला दें और धीरे धीरे 1 तोला से इसका सेवन आपने शुरू करना है। 1 तोला से शुरू करते हुए इसे धीरे धीरे बढ़ाना है, जितनी मात्रा में कि भोजन में ये रुकावट ना डाले, इतनी मात्रा में इसको सेवन करना है। ये नहीं कि बहुत सारा खा लिया और फिर आप भोजन ना कर पाएँ, तो इस तरह से नहीं खाना है। और जब इसका पचन हो जाए, जब ये पच जाए, तो पथ्य में आपने साठी चावल और दूध और घृत मिलाकर इसका सेवन करना है। तो साठी के चावल, दूध और घृत मिलाकर पथ्य में आपको खाने हैं। तो शॉर्ट में ये पूरी प्रोसीजर मैंने यहाँ पर लिख दी है, देखिए। तो सबसे पहले आपने 1000 उत्तम आंवले लेना है, उनको आपने पिष्ट स्वेद कराना है। किससे कराना है? दूध से। दूध से इसका स्वेदन कराना है आपने। फिर उसका गुद्दा निकाल लेना है, गुठली अलग कर देनी है, पल्प अलग करना है और उस पल्प को आपने छाया में सुखाकर इसका चूर्ण बना लेना है। तो चूर्ण बन जाने के बाद उसमें आपने 1000 आंवले के स्वरस की भावना देनी है। उसके बाद जो 22 औषधियाँ कही गई थी, उन औषधियों का चूर्ण आपने मिला देना है। कितना मिलाना है? 1 अष्टमांश आंवले का चूर्ण मिलाना है। आंवले के चूर्ण से 1 अष्टमांश इन द्रव्यों का चूर्ण आपने मिलाना है उसमें। उसके बाद आपने उस पूरे चूर्ण को 1000 गंगेरन के स्वरस की भावना देनी है और फिर से उसको छाया में सुखाना है। सब हो जाने के बाद इसके डबल मात्रा में, द्विगुण मात्रा में आपने घृत, सिर्फ घृत या फिर घृत और मधु मिलाकर आपने इन दोनों को इसमें द्विगुण मात्रा में मिला देना है। इसके बाद एक मिट्टी के घड़े में आपने इसको रख देना है। उस मिट्टी के घड़े को आपने राख में रख देना है 15 दिन के लिए। गड्ढा खोद के गड्ढे में राख भर दे और उस राख में उस घड़े को रख दे 15 दिन के लिए। 15 दिन के बाद जब बाहर निकाले तो इसमें इन 5 का चूर्ण आपने मिलाना है। किनका? सुवर्ण, रजत, ताम्र, लौह और प्रवाल, इन 5 द्रव्यों का चूर्ण आपने मिलाना है उसमें। और सब चूर्ण के 1 अष्टमांश ये इनका चूर्ण होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 तोला से धीरे धीरे इसका सेवन आपने आरंभ करना है और धीरे धीरे बढ़ाना है, जितना कि आप भोजन भी आराम से कर पाए, इतनी मात्रा में ही इसको खाना है। पथ्य में आपको साठी चावल, दूध और घृत ये सब खाना है। तो ब्राह्म रसायन से लाभ क्या होते हैं ये देखते हैं। ये SQ के लिए आ जाता है, 2 मार्क्स के लिए भी आ जाता है। तो जो व्यक्ति ब्राह्म रसायन का सेवन करते हैं वो रोग रहित होते हैं, दीर्घायु होते हैं, महाबलवान होते हैं, प्रतिभावान और कांतिवान भी होते हैं, बहुत तेजस्वी होते हैं, उनकी धृति स्मृति एकदम उत्तम हो जाती है, रजतम से वो रहित हो जाते हैं और सत्ववान भी हो जाते हैं। तो ये गुण हैं ब्राह्म रसायन में। ब्राह्म रसायन के सेवन से आपको ये लाभ मिलते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, आपको लिखनी है याद करने के लिए, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये सब 2 मार्क्स के लिए आ जाता है, आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने प्रथम ब्राह्म रसायन, द्वितीय ब्राह्म रसायन और ब्राह्म रसायन से जो लाभ होते हैं वो देखा है। अब इसके अगले पार्ट में हम अभ्यामलकीय पाद ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। उसमें हम च्यवनप्राश विधि, च्यवनप्राश के गुण देखेंगे। उसी में हम आमलक रसायन, हरितक्रियादि रसायन, हरितक्रियादि योग और रसायन का महत्व, ये पॉइंट्स भी देख लेंगे और हम अभ्यामलकीय पाद हम ख़त्म करेंगे। इसके बाद हम प्राणकामीय पाद के बारे में देखेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये ऑडियो वीडियो नोट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आपके ऐसे कोई भी रिक्वेस्ट हैं जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं, नोट्स बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में या ईमेल करके ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द मैं उन पर वीडियोज़ बना सकूँ। तो मैं जल्दी ही मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।